देखिए जब हम बात करते हैं एचसीएफ एलसीएम की, एचसीएफ और एलसीएम की, तो पहले तो हम दो टॉपिक जान लेते हैं कि व्हाट इज फैक्टर्स, गुणनखंड किसे कहते हैं, समझना। गुणनखंड मतलब फैक्टर्स। ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को काट दें उन्हें फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को काट दें उन्हें फैक्टर कहते हैं। जैसे 12, 12 को एक काटता है तो एक इसका फैक्टर है, 2 काटता है तो 2 भी इसका फैक्टर है, 3 काटता है तो 3 पूर्णतः विभाजित करता है तो 3 भी इसका फैक्टर है, 4 पूर्णतः विभाजित करता है, कंप्लीट डिवाइड करता है तो 4 भी है, 6 कंप्लीट डिवाइड करता है 6 भी है, और 12 इसे कंप्लीट डिवाइड करता है तो 12 भी। इसके अलावा दुनिया की कोई ऐसी संख्या नहीं जो कि 12 को पूर्णतः विभाजित करे और इंटीजर हो। ठीक है, क्या हो वो, इंटीजर हो। ठीक, अब यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को काट दें। इसका मतलब गुणनखंड या तो संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं, या तो संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं। दूसरा होता है गुणक, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल। गुणक जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल। जब हम मल्टीपल की बात करते हैं, मल्टीपल, तो मल्टीपल कैसे होते हैं, जैसे हमें 12 के मल्टीपल चाहिए तो 12 के मल्टीपल क्या आएंगे, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, और इस तरीके से आप बढ़ते चले जाओ। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात यह कि गुणनखंड मतलब फैक्टर्स। फैक्टर मतलब ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं उन्हें गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 6 12। ठीक, गुणक ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है, हम कहेंगे ये संख्या को विभाजित करते हैं पूर्णतः, कंप्लीटली। ठीक है, और ये जो होते हैं इनका उल्टा है, संख्या से पूर्णतः विभाजित होते हैं। अब या तो आप बातें कर लें या समझ लें, ये आपके ऊपर है। पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे लेवल पर, कब, जब आप अच्छे समझेंगे। ठीक है, गुणनखंड संख्या को विभाजित करते हैं, ये इन्हें काटेंगे इधर, और जो गुणक हैं वो संख्या से विभाजित होते हैं, ये सब ऐसे। ठीक है, जब हम बात करते हैं एचसीएफ की, एचसीएफ, इसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये एक तरीके का गुणनखंड है। क्या है, एक तरीके का गुणनखंड। इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं हम। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान के चलिए 12 और 16 की बात करें हम, तो 12 किन किन संख्याओं से कटता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। 16 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। मुझे चाहिए इनका एचसीएफ। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं और बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, जब मुझे इनका एचसीएफ चाहिए तो मैं एक चीज देखूंगा, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब फैक्टर होना चाहिए, वो फैक्टर, तो फैक्टर तो मैंने कर लिए। फैक्टर भी कौन से, जो कॉमन हो, कॉमन वाले फैक्टर। तो देखो ये दोनों कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, ये 4 भी कॉमन है, तो कॉमन तो बहुत सारे हैं। कॉमन में भी कौन सा कॉमन, जो हाईएस्ट हो, सबसे बड़ा वाला कॉमन हो। तो सबसे बड़ा वाला कॉमन कौन सा है इन सब में, 4। तो एचसीएफ क्या बनेगा, 4। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या, आप खुद लिख लेंगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को
पूर्णतः विभाजित करे। पूर्णतः, पूर्णतः का मतलब है इंटीजर या काटने पर, उसे क्या बोलते हैं, एचसीएफ। अब दिक्कत यह है कि कुछ रेलवे के एग्जाम हुए थे, और रेलवे के जो एग्जाम हुए थे उन्होंने क्या किया कि ऐसे पूछ लिया 12 और 16 का जीसीडी बताओ, या 12 और 16 का जीसीएफ बताओ, और बच्चे फंस गए। भैया ये दोनों जो होते हैं ना, ये कुछ नहीं होते, एचसीएफ ही होते हैं। क्या होते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ के अलग अलग टर्म्स हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बोलते हैं इसे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसे। तो ये तीनों कुछ अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही जैसे। बताओ, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हो गई एचसीएफ की कि ये एचसीएफ क्या है, फैक्टर है। फैक्टर वही कौन सा फैक्टर, कॉमन वाले फैक्टर। कॉमन में भी कौन सा, हाईएस्ट वाला। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या समझाया कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणक क्या होते हैं। उसके बाद ये गुणनखंड से बनता है एचसीएफ, तो इसका इस्तेमाल करके पूरा एचसीएफ समझाया है और उसके बारे में बताया है, और ये भी बता दिया आपको कि ये जो एचसीएफ है यही जीसीडी होता है, ये जीसीएफ होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा 30 50, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसके 2-3 तरीके हैं। पहले हम 30 के फैक्टर कर लें, तो 0 जब भी दिखे तो समझ लो 2 और 5 है। जितनी 0 उतनी बार 2 और उतनी बार 5। 1 0 तो 1 बार 2 और 1 बार 5 आएगा। 2 0 है तो 2 बार 2 2 बार 5। 3 0 है तो 3 बार 2 3 बार 5। फिलहाल 30 में एक ही 0 है, तो ये 0 का काम खत्म। क्या दिख रहा है हमें, 3, तो गुणा में 3। 50 बनाना है, तो 50 के लिए 0 दिख रही है, तो 2 गुणा 5, 1 2 1 5, और बचेगा खाली क्या, 5। 80 दिख रहा है, तो 80 में एक 0 आ रही है, तो 0 का मतलब 2 गुणा 5, और 8 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और हमें क्या बताना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम क्या करेंगे, यहां पे हम ये देखेंगे कि कॉमन वैल्यू क्या क्या है। तो ये 2 कॉमन है, यस कॉमन है। ये 5 कॉमन है, यस कॉमन है। इसके अलावा कुछ और कॉमन है, 3 नहीं, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है वो सारी चीजें लिख ली, और आंसर आ गया 10। कितना आ गया, 10। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करें। छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा शुरुआत में, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन देंगे। सत्ताईस, 45, 90, इसका आपको देखो भाई, जब आप इसे करेंगे तो 27 के फैक्टर करेंगे पहले। अभी तो हम बेसिक मेथड से जा रहे हैं ना, तो 3 तिया 9 तिया 27। 45 के लिए 45, 9 पंजे 45, 3 तिया 9 पंजे 45। 90 के लिए 9 धाम 90, 3 तिया 9, और 10 का मतलब है 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5, बात एक ही है। इन सब में ये 3 कॉमन है, इन सब में ये 3 भी कॉमन है। क्या इसके अलावा और कुछ कॉमन है, नहीं, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है भैया, ये ही कॉमन है। एचसीएफ बराबर 3 तिया 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। 9 विल बी योर फाइनल आंसर। इसका आंसर बताएं। यहां से हमारी बदलाव की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। पहले एक बार मैं बता देता हूं। मान के चलिए आपके पास 2 संख्याएं हैं, एक संख्या ये, एक संख्या ये। तो जो एचसीएफ होता है वो 3 संख्या तो भी कोई नहीं, 4 हो तो भी रहने दो, वो इनके न्यूनतम अंतर, जो भी संख्याओं के बीच में न्यूनतम अंतर बनेगा, मिनिमम डिफरेंस, न्यूनतम अंतर के या तो बराबर होता है या उसके किसी गुणनखंड के बराबर होता है। अंतर के, या अंतर ठीक है भाई। याद रखने वाली बात क्या है हमारे सामने,
कि जो एचसीएफ होता है वो दो संख्याएं जो दे रखी हैं गिवन नंबर्स, उनके या तो डिफरेंस जो मिनिमम डिफरेंस होता है, न्यूनतम अंतर होता है, या तो उसके बराबर हो गए या उसके किसी गुणनफल के बराबर, गुणनफल नहीं गुणनखंड, गुणनफल नहीं गुणनखंड के बराबर, गुणनखंड। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, मान के चलिए ये दोनों संख्याएं हैं, इनका जो न्यूनतम डिफरेंस है, मिनिमम डिफरेंस वो 18 है, तो या तो एचसीएफ 18 ही होगा, ठीक है। अब मान के चलो 18 कब होगा, जब 18 इसे भी काट देगा और इसे भी। ऐसा 18 ने नहीं किया, मान लेते हैं 18 ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। जब 18 ने नहीं किया तो 18 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 18 खुद कटता है, 18 के बाद 18 किससे कटता है, 9 से, सबसे बड़ी संख्या 9 है जो काटेगी। फिर मैं 9 से ट्राई करूंगा, ये 9 से कट गया, यदि दोनों संख्या 9 से कट गई तो 9 बन जाएगा एचसीएफ। यदि नहीं कटी तो फिर 18, 9 के बाद छोटी संख्या कौन सी है जो 18 को काटेगी, वो 6। फिर मैं 6 से ट्राई करूंगा, यदि 6 से कट गई तो 6 एचसीएफ होगा, यदि 6 भी फेल हो गया तो मैं 3 से ट्राई करूंगा, फिर 3 एचसीएफ हो जाएगा। वैसे इतना जाना नहीं पड़ता है, इतने में तो आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसका, देखो फायदा क्या मिलेगा, बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा इसका। जैसे ये है, इनमें न्यूनतम डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस क्या है, देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है इन दोनों के बीच में है मिनिमम डिफरेंस, और वो डिफरेंस क्या है, 4। तो ये जो एचसीएफ है ये 4 हो सकता है, बशर्ते 4 सबको काट दे। 4 का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाती है। तो हमने देखा कि यार इसके जो अंतिम 2 अंक 56 है वो 4 से कट रहे हैं, 32 4 से कट रहे हैं, 86 4 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो 4 नहीं है। अब 4 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 को काटती है, 4 को काटे वो ही हो सकती है केवल 2। अब ये बताओ क्या ये 2 को 2 से कटेगा, हाँ अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, एचसीएफ 2। क्लोज हो गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया क्लोज। मैंने क्या देखा, मिनिमम डिफरेंस 4 आ रहा है, 4 आंसर हो सकता है बशर्ते 4 सबको काट दे। तो 4 का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो मैंने ये अंतिम 2 अंक काटे, 56 4 से कट गया, 32 कट गया, 86 नहीं कटा, इसका 4 कैंसिल हो गया। फिर मैंने वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 को काटे वो उठाऊंगा मैं, वो कौन सी है, 2। मैंने 2 से काट के देखा, 2 से कट गए। यदि 2 भी नहीं होती तो फिर 2 के बाद कौन सी संख्या जो 4 को काटेगी, 1। फिर मैं 1 को ट्राई करता। फिलहाल ये बताइए क्लियर है ये बात, केजीएस यूजर कितने प्यार से समझाया। आप बताओ, आप लोग इसी वजह से बस मुझे लगता है इरिटेशन होती है कि ये बताओ इतना डिटेल में कौन समझा रहा होता है। एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक समझाया, फिर यहां पे क्लियर किया, और यहां क्लियर करने के बाद फिर यहां पे गया और यहां पे भी बहुत आराम आराम से समझाया। उसके बावजूद क्या लिख रहे हैं, क्योंकि तुम्हें अब आदत हो गई है कि एक बार और, अदरवाइज इससे ज्यादा आसान नहीं होगा भाई, ठीक है। पहले हमने 4 को प्रायोरिटी दी, 4 लेकिन इन सबको नहीं काट पा रहा तो 4 कैंसिल कर दिया। फिर 4 किससे कटता है, सबसे बड़ी संख्या 2, 2 से ट्राई क्या हो गया। इसका और बेस्ट एग्जांपल देखना, देखो मैं बताता हूं आपको। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें मिनिमम डिफरेंस कितना है, 18। तो एचसीएफ 18 हो सकता है, हो सकता है, 18 हो जरूरी नहीं, 18 हो सकता है बशर्ते 18 सबको काट दे। 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 5 90, हो गया 18, बच गए हम पूरे प्रोसेस से। बताओ स्वाति, ये किसने बोला कि फर्स्ट और लास्ट वाले का अंतर बताना है, सही से बताओ ये किसने बोला। यार इतना लिखना तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता, मुझे समझ में ये वाली बात नहीं आती, ये क्यों नहीं आता है। न्यूनतम अंतर, न्यूनतम अंतर बोला है मैंने या फिर बोला फर्स्ट और लास्ट का अंतर, ये बताओ इन दोनों का अंतर ज्यादा छोटा बनेगा, इन दोनों का बनेगा, इन दोनों का बनेगा। जहां भी अंतर कम बनेगा मैं तो उसी को लूंगा ना। अब वो दूसरे नंबर पे होता तो मैं इन दोनों का अंतर ही लेता, वो लास्ट में तो मैंने लास्ट का लूंगा। मैंने तो ये बोला ही नहीं है फर्स्ट और लास्ट, आप अपनी तरफ से क्यों लगा देते हो। समझाता क्या हूं और पहुंच कहां जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मिनिमम डिफरेंस देखो यहां मिल गया, जरूरी है मैं फर्स्ट और लास्ट का निकालूं, यहीं पे अंतर कम है, ये तो ज्यादा अंतर, तो ये कितने का अंतर है, 18 का। 18 हो सकता है बशर्ते 18 इन तीनों को काटे। 18 27 को नहीं काटता, 18 किससे कटता है, 9 से। फिर मैंने 9 उठाया, 9 काटेगा 27 को, हाँ, 45 को, हाँ, 90 को, हाँ, आंसर 9 हो गया। हाँ केजीएस, बात तो तुमने सही कही है, बट कोई बात नहीं, कोशिश किया करो, सीख जाओगे, ठीक है। फिलहाल ये बताओ ये समझ में आ गया है, यहां लगा पा रहे हैं इसे, हर जगह काम करेगा भाई ये।
फर्स्ट और लास्ट नहीं बोला मैंने, जहां भी डिफरेंस कम आए, चाहे वो फर्स्ट और लास्ट में आए, फर्स्ट और सेकंड में आए, फर्स्ट और थर्ड में आए, ठीक है। मिनिमम डिफरेंस देखो कहां बनना है, इन दोनों का, 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 कहां बनना है, मुझे तो यही लग रहा है 4 है। 4 से कट रहा है, हाँ ये, हाँ ये, हाँ ये, हाँ, आंसर 4। खत्म हो गया भाई, ठीक है। इसे करो, अब इत्तेफाक है मात्र संयोग के फर्स्ट और लास्ट के बीच में बनना है डिफरेंस कम, कितना है 3, 3 का 2 का 2 का। अब ये 2 से कट रहा है क्या, नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। फिर 2 किससे कटता है, 1 से, 1 से ये सारे कटेंगे कटेंगे, ऐसे फेक हो गया। बताओ यार, बताओ ये लॉजिक क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कंफर्म कर दें सो दैट हम आगे बढ़ सकें, जल्दी से बता दें। मुझे उम्मीद है क्लियर तो हो गया होगा, क्लियर करने में कुछ है ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बढ़िया, कॉमा लग रहा है बीच बीच में, ध्यान देना कॉमा का, और जल्दी से आंसर दे भाई। जल्दी से आंसर दें भाई आप लोग। हाँ आदर्श, कोई बात नहीं बच्चा, बाद में देखोगे अच्छे समझ में आने लगेगा, पक्का समझ में आएगा, स्टार्टिंग से देखने की जरूरत है क्लास को। देखो, इसमें किसी एक वैल्यू को उठा लो, जैसे इसे उठाया, इसे खत्म करो, एचसीएफ चाहिए। और सबसे बढ़िया बात, ऐसे क्वेश्चन में फैक्टर दे ही रखे हैं। ये बताओ, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां भी 2 है। जब एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू उठाते हैं, और एलसीएम निकालते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू उठाते हैं। एचसीएफ में घातों की सबसे छोटी वैल्यू। ये बताओ, यहां 2 की घात कितनी है, 4, यहां 2 की घात कितनी है, 3, और यहां 2 की घात 3, तो 2 तीनों जगह मौजूद है। तो ये 2 की घात 4 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, इन तीनों में सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 3। ये लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर काम करेंगे, 3 की घात 3 है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 5 है। इन तीनों में 3 घात मौजूद है, 3 है मौजूद, यस है मौजूद।
यहां घात 3 है, यहां घात 1 है, यहां घात 5 है, इन तीनों में सबसे छोटी घात कौन सी है? 3 की घात 1 है, ये लिख लें। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसके अलावा 5 क्या मौजूद है? नहीं, तो बाकी को छोड़ देंगे जब कॉमन है ही नहीं और कुछ। तो ये 2 की घात 3 8 है और 8 3 24। आंसर क्या होगा? 24। आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई जो जो कॉमन है कॉमन वैल्यू उठाएंगे, और कॉमन में से भी जो सबसे कम पावर होंगी, लीस्ट पावर, उसे उठाएंगे कॉमन में। तो 2 तीनों में कॉमन है, 2 की घात सबसे छोटी जो वो उठाएंगे हम, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शिवम बच्चा पढ़ लिया करो कमेंट या अनाउंसमेंट में जाके, उसमें लिखा हुआ केवल आज के लिए। जो बैच का परमानेंट टाइम चेंज करने की बात कही गई थी वो नेक्स्ट वीक से थी, अभी नहीं, ठीक है। तो प्लीज आप अब क्लास को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। जल्दी से बताओ बच्चा, क्लियर है ये? जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से। बढ़िया। केजीएस लिख रहे हैं सर, आप स्माइल कर रहे हैं, क्यों बच्चा मैं स्माइल नहीं कर सकता क्या? माना कि मैं थोड़ा सीरियस रहता हूं, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई ही पसंद आती है मुझे, पर ठीक है यार, कभी कभी तो स्माइल कर ही सकते हैं। चलो भाई इसे देखेंगे जब हम एचसीएफ निकालने के लिए पहले कॉमन वैल्यूज लेंगे। 2 यहां भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सबसे कम घात क्या है? 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 ले लेंगे। 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। 3 की घात 5, यहां 1, यहां 3 की घात 3, तो 3 की घात 1। 5 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। सबसे कम घात 5 की घात 4, 5 की घात 3, 5 की घात 2, 5 की घात 2 पे आ जाएंगे, ठीक है। और सॉल्व कर देंगे तो 8, 2 की घात 3 8, और 5 दिया 15, और 15 अट्ठे 120। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 600 कहां से आ गया भाई? 2 की घात 3 सबसे छोटी थी, 2 में, 3 में 3 की घात 1 सबसे छोटी थी, 5 में 5 की घात 2 सबसे छोटी थी। तो ओ 25 है, ये 25 अट्ठे 200, 5 की घात 2 है ना, दिस वन 200। क्लियर है ना? फिर गड़बड़ कर दी। सही कह रहे हैं आप लोग, गड़बड़ हुई है, जल्दीबाजी हुई है। 600 ही है, ठीक है। इस बार आप सही है। हाँ 3 को भूल गए, ठीक है। ये क्या है? हमने केवल इसकी घातों की वैल्यू लिखी और जल्दीबाजी में आगे बढ़ गए। ये क्या है? 8 है, ये क्या है? 3 है, ये क्या है? 25 है। 25 अट्ठे 200, और 200 तिया 600, 600। बहुत बढ़िया काम किया है सच में, मन खुश कर दिया इस बार तो आपने।
22/7 और पाई का एचसीएफ बताओ। आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। हिंदी में ज्ञात नहीं कर सकते। बताते हैं अभी क्यों। ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है? 22/7 तो हमें पता है 22/7 ही है। ये पाई की वैल्यू क्या है? इसका मान तो कुछ ना कुछ होगा। अब आप कहोगे नहीं सर इसका तो 22/7 ही होता है, ठीक है, या 3.14 होता है। नहीं, इसका मान जो है आज तक पूरा का पूरा एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है। एग्जैक्ट मतलब वास्तव में कितनी है ये वैल्यू पता ही नहीं है। जब आप पाई की एग्जैक्ट वैल्यू को लिख ही नहीं सकते, ये बात 20 बार मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे मैथमेटिशियन लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं 1,00,000 अंकों तक पाई का मान निकालने के लिए। 3.14 डॉट 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 ऐसे 1,00,000 अंकों तक उन्होंने बता दिया है। ठीक है, इसका मतलब जो वैल्यू आप लिख ही नहीं पा रहे हो, आपने एक तरफ तो लिख लिया 22/7, दूसरी तरफ आप कुछ लिख ही नहीं पा रहे हो कि क्या है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे बता दोगे बच्चों? इट इज नॉट पॉसिबल। वैसे भी इरेशनल नंबर होता है, तो कभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक साथ आए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि उनका एचसीएफ बता पाए। तो आंसर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है? सारे गलत हैं, एक वाले सब गलत हैं बच्चा। ठीक है, सी एन डी, कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों है आंसर इसका ये बता चुके हम आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब तो आप समझदार हैं, आपको पता ही है कि भाई ये तो ठीक है, इससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। ये हम कैसे लिखें, नोट डाउन क्या करें, क्या है ये? ठीक है, जो दिखने में ऐसा लिख रहा है पाई, वैल्यू क्या है इसकी? नहीं लिख सकते। आंसर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। केजीएस बच्चा देखो, अब आपके लिए मैं क्या बोलूं। अब आप लिख रहे हो 1, यदि इतना पढ़ाने के बावजूद यदि कोई स्टूडेंट 1 लिख रहा है, सो व्हाट इट मींस कि वो ध्यान ही नहीं दे रहा क्लास पे, क्लास उसके लिए मायने नहीं रख रही। आप बताओ ना भाई, मैं जब इतना बता दिया आपको, एंड टू एंड चीजें क्लियर करा दी, आप सभी बताओ। जब एंड टू एंड बता चुका हूं, कारण बता चुका हूं, उसके बाद भी आप क्या लिख रहे हो? एक लिख रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अब कोई सुधार की संभावना नहीं है हमें, हमें तो नहीं है भाई। आदर्श बच्चा यदि जान के भी लिख रहा है ना, तो ऐसे स्टूडेंट जो टीचर के साथ में मजाक कर रहे होते हैं, लाइफ में खुद मजाक बन रहे होते हैं। यदि उसने गलती से लिखा तो भी एक बार को माफ है। यदि कोई जानबूझ के करता है ना, ये तो आप लोगों को पता होगा, इतना तो आपने मोरल स्टोरी सुनी ही होंगी, नैतिक ज्ञान देने वाली कहानियां। ठीक है, इतना तो सुनी होंगी कि यदि कोई टीचर के साथ में मजाक कर रहा होता है ना, तो जिंदगी में मजाक बन के रह जाता है वो। ठीक है, टीचर के साथ मजाक नहीं होता है, टीचर से सिर्फ और सिर्फ सीखा जाता है। फिफ्टी टू, 78, मिनिमम डिफरेंस, डिफरेंस सबसे कम यहाँ है 26। 26 से काटेगा, 26 से कटेगा मतलब 13 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 13 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है। आंसर 26। बीच बीच में आंसर क्वेश्चन ऐसे दे देने चाहिए, जरूरी है। ये आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएफ में कह रहा है 840/x, यानी 840 में x से भाग लगा रहे हैं,
और 960 में भी x से भाग लगा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है x जो है एक बड़े से बड़ी कोई संख्या है तो x का क्या मान संभव है। यदि x इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रही है, भाई दोनों x से कट रहे हैं तभी तो धनात्मक पूर्णांक आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर कब आएंगे, जब x से वो कट जाएंगे, नहीं तो दशमलव में आ जाएगा आंसर। तो कह रहा है 840 बटे x और 960 बटे x दोनों का मान पूर्णांक है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू x से कट गई हैं तभी इन दोनों के मान पूर्णांक आ सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि x का हाईएस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है। एक स्टूडेंट ने लिखा है सर आज 2 घंटे क्लास लो। बच्चा आपको पता नहीं पिछले 1.5 घंटे से क्लास ले रहा हूं मैं, तो आधे घंटे और। देखो 840 और 960 ये दोनों संख्याएं x से कटती होंगी तभी ये क्या आ सकता है, इंटीजर आ सकता है, ये भी इंटीजर है। और x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी, यानी x वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 840 को भी काटती है और 960 को भी काटती है। वही तो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है x, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काटती है उसे क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो HCF क्या होगा, इनका अंतर विधि से निकाल लो 120। 120 हो सकता है यदि 120 दोनों को काटेगा। 120 0 से 0 12 7 84 0 0 12 8 96 बिल्कुल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x HCF के बराबर होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 120 120। बताओ भाई क्लियर है। आप ये समझो ना, कह रहा है 840 बटे x और 960 बटे x दोनों धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर कब बन सकते हैं, जब ये x से कट जाएंगे। और x की बड़ी से बड़ी वैल्यू बतानी, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटेगी वो क्या होगी, उन दोनों का HCF। वो कह रहा है वो x है, x मतलब HCF है, HCF बता दिया अंतर विधि से। बताइए क्लियर। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर होना भी चाहिए। इस क्वेश्चन में तीनों में ही आधार क्या 11 है। जब आधार समान हो तो सबसे छोटी घात HCF होती है। इनमें सबसे छोटी घात क्या, 11 की घात 7। आंसर क्या होगा, 11 की घात 7। एलसीएम पूछता तो आधार समान होने पर सबसे बड़ी वाली घात जो होती है वो HCF कहलाती है। ठीक है, फिलहाल तो आधार समान है तो सबसे छोटी घात ही उत्तर कहलाएगी। ऑब्वियस सी बात है, इसमें आंसर क्या होगा, सबसे छोटी घात 3 की घात 7। 3 की घात 7।
इन तीनों में देखेंगे एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ बताने के लिए देखो आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। वैसे तो मैं सीधे बता देता हूं, जब माइनस की घातें होती हैं तो जो घात सबसे बड़ी दिखती है वही एचसीएफ कहलाती है माइनस में। मान के चलिए भिन्न भिन्न बन नहीं है, तो भिन्नों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो भिन्नों का एचसीएफ क्या होता है, जो वैल्यू निकालनी है ना अंश बटे हर, यानी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोलते हैं अंश, अंश, तो अंश का एचसीएफ, अंश मतलब न्यूमरेटर का एचसीएफ बटे में हर का उल्टा काम एलसीएम। ठीक है, ऐसे ही मान के चलो आगे कभी जब आएगा तब आएगा, लेकिन लिख देते हैं हम अभी से भिन्नों का एलसीएम। तो जो वैल्यू निकालते हैं अंश के लिए निकालो, उल्टी वैल्यू हर के लिए निकाल दो। अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ये क्यों बताया जा रहा है आपको, क्योंकि ये आपके यूज में आएगा। अब यूज में कैसे आएगा, देखिए भाई, यदि भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालो, भिन्नों का एलसीएम है तो अंश का एलसीएम निकालो। जो वैल्यू निकालनी है वो अंश के लिए निकलेगी, दूसरी वैल्यू हर के लिए निकलेगी। एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम, एलसीएम निकालना है अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। अब आप कहोगे कि इसका क्या यूज था, तो ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, अदरवाइज यदि हम इसे डिटेल में बताते हैं, ठीक है, तो इसे किस तरीके से करते हैं, हम इसे इस तरीके से करते हैं, 7 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 की पावर 3, 7 की पावर माइनस के 4 को 1/7 की पावर 4, 7 की पावर 7 की पावर -5 को 1/7 की पावर 5। तो ये सारी भिन्न बन रही है। तो भिन्नों में जब हम निकालेंगे न्यूमरेटर यानी कि अंश का एचसीएफ, 1 1 1, तो ये तो एक ही आएगा, बटे हर का एलसीएम, तो एलसीएम 7 की घात 3, 7 की घात 4, 7 की घात 5, इनका एलसीएम क्या आएगा 7 की घात 5। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर घाते लेके जाते हैं तो घाते माइनस में हो जाती हैं। ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है। फिलहाल बताइए भाई, क्लियर है? जिन लोगों ने क्लास में आज लेट एंट्री लिया परेशान ना हो, क्लास तो अभी समाप्ति की ओर है, ऑलरेडी 45 मिनट्स की क्लास हो चुकी है, ठीक है, 5-7 मिनट की आपकी क्लास बची हुई है। तो प्लीज आप लोग जितना आपको समझ में आ रहा है उतनी अच्छी बात है, यदि नहीं आ रहा तो आप रिकॉर्डेड में देख लेना, नो नीड टू वरी, परेशान नहीं होना है। ये बताइए आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, अब इसका हमने एग्जाम्पल तो ले लिए, यदि हम एलसीएम आज स्टार्ट करते हैं, हाँ तो दिक्कत रहेगी। एलसीएम तो हम कल ही स्टार्ट करेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। देखो भाई, इसका मतलब क्या होता है, √6, इसे क्या बोलते हैं, 4 दूनी 8, तो 4 का वर्गमूल 2 और 2 बच जाएगा अंदर। भाई √8 का मतलब क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, इनमें से 1 2 बाहर आ गया, 1 2 बच गया, 4 तिया 12, तो 4 की मतलब 2 और ये आ गया। ठीक, अब हमें इसका एचसीएफ बताना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एचसीएफ जो लिखा है वो लिखा है √2,
जो कि गलत है। आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन क्यों होगा मैं समझा देता हूं, आप परेशान ना हो, मैं समझाता हूं। देखो एचसीएफ वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। आपने कहा मैं अंडर रूट 2 मान रहा हूं, ठीक है भैया मान लो अंडर रूट 2। यदि आप अंडर रूट 2 मान रहे हो तो क्या अंडर रूट 2 इसे काट पाएगा? अंडर रूट 2 से काटो इसे, अंडर रूट 2 से इसे, अंडर रूट 2 से इसे, अंडर रूट 2 से इसे काटेंगे तो अंडर रूट 3 बनेगा। क्या ये पूर्णांक है? क्या ये पूर्णांक है? नहीं। क्यों? क्योंकि एचसीएफ कहता है कि एचसीएफ वो संख्या होती है दी गई संख्याओं को काटती है तो पूर्णतः विभाजित कर देती है, मतलब पूर्णांक बनता है, इंटीजर बनता है। तो जब ये इंटीजर बन ही नहीं पा रहा तो कैसे हो सकता है ये? अब आप कहोगे एक मान लो, एक से भाग लगाओ अंडर रूट 6 में तो अंडर रूट 6 ही रहेगा, फिर भी नहीं बनना पूर्णांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें समझना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में आंसर सी एंड डी आता। अब ये बड़ी दिक्कत वाली बात कि ये कैसे पता चले। अरे श्रीकांत पहले थोड़ी सी नॉलेज रखो, ठीक है? नॉलेज तो है हाफ और उछलते पॉपकॉर्न की तरह हो। ये पूर्णतः विभाजित जानते हो? 4 को यदि मैं मान के चलो इसको 5 को मैं 2 से काटूं तो ये कट तो ये भी गई, ये कट तो गई, ये पूर्णतः विभाजित है। ये कट गई 5 से 2 से कट गया, ये 2.5 आ गया, ये पूर्णतः विभाजित है क्या? बताओ। मतलब ये पता नहीं है पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है, कूदना जरूर है, ठीक है? ये अंडर रूट 3 आया, अंडर रूट 3 का मतलब है कि 1.73 दशमलव में चलेगी वैल्यू कुछ, ठीक है? इसलिए तो इसकी पहचान क्या है? यदि ये मान अंडर रूट वाले अलग अलग आ रहे हैं, लीस्ट फॉर्म में लाने पर भी अलग अलग आ रहे हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग, ऐसी स्थिति में हमेशा आंसर क्या होगा? सी एंड डी। डाउट ही नहीं रखना, ठीक है? ये बात समझ में आई है कि जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये पूरा इस तरीके से लिखा, हमें लगा कि अंडर रूट 2 सब में आ रहा है, ठीक है? हो सकता था, बट हमने कहा कि यार ये तो पूर्णतः विभाजित कर ही नहीं पा रहा। जब कर ही नहीं पा रहा है तो वो हो ही नहीं सकता, पूर्णतः विभाजित का मतलब सारे इंटीजर बनने चाहिए, इसलिए आंसर क्या आ गया? सी एंड डी, ठीक है? बताओ जल्दी। अब देखो इसे देख के ऐसा लग सकता है कि अंडर रूट 10 आंसर हो जाए, ऐसा लग सकता है, क्योंकि अंडर रूट 10 इसे तो काट देगा एक बार, लेकिन इसे कितनी बार काटेगा? अंडर रूट 2 बार। क्या ये पूर्णांक है? नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों? इसका एचसीएफ भी क्या होगा? सी एन डी, सी एन डी। लेकिन यदि ये वैल्यू सेम हो जाए तो निकल जाएगा। जैसे ये, अब ये 4 अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का मतलब 1 अंडर रूट 3 होता है, कुछ बाहर ना हो तो 1 मानते हैं, ये 8 अंडर रूट 3। अब ये तीनों वैल्यू एक जैसी हो गई, अब आंसर आएगा। अब आंसर क्या आएगा एचसीएफ में? अंडर रूट 3 तो सीधे सीधे दिख रहा है भाई हमें, बाहर वाली वैल्यूज का एचसीएफ निकालो, 4 1 8, इनका एचसीएफ क्या है? 1 अंडर रूट 3, ठीक है बच्चों? क्लियर है? अब सही से बताओ, अब आपको क्लियर है कि कब उसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा और कब उसका आंसर फाइंड आउट होगा? मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा और क्लियर होना भी चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने फिर से दे दिया, ये क्वेश्चन और कर लें। हाँ पूर्णतः विभाजित होगा ना फिर तो। अब देखो रूट 7 तो तीनों में, तो आंसर आएगा 10 1 और 50 का 1। अब अंडर रूट 7 से देखो काट के देखो तो यहां क्या बनेगा? 10, यहां क्या बनेगा? 1, यहां क्या बनेगा? 50, ये पूर्णांक, तो आंसर ही होगा, ठीक है? क्लियर है भाई? पूर्णतः विभाजित का मतलब समझ में आया है? ये बताओ कि इंटीजर कैसे जनरेट होता है एचसीएफ में, समझ में आया है?
बहुत सारे, मैं कह रहा हूं 99% स्टूडेंट को यही नहीं पता होता, इवन कई टीचरों को भी नहीं पता होता कि किन वैल्यूज का एचसीएफ आ सकता है, किन का नहीं। केवल एक सिंपल डेफिनेशन ही होती है कि हाँ भैया कुछ कॉमन दिख रहा है सीधे बता दो, ऐसा नहीं होता एचसीएफ में, ठीक है। पूर्णतः विभाजित होना चाहिए आंसर। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की क्लास, कंसेप्ट, लॉजिक सभी आपको बहुत अच्छे से समझ भी आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि सेशन आपको पसंद आएगा, सेशन को समाप्त करते हैं। कल फिर से मुलाकात करेंगे पुराने